Hello students, welcome again in thermodynamics class. Today we will study the last part of this chapter, Kirchhoff's equation, Kirchhoff Samikaran. Myself Dr. Kalpana Khandelwal. किरचॉफ समीकरण किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। ताप के साथ अभिक्रिया ऊष्मा के परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए किरचॉफ ने एक समीकरण सुझाया जिसे हम किरचॉफ समीकरण कहते हैं या कहा जाता है। ऊष्मागति के प्रथम नियम के आधार पर उपरोक्त समीकरण की व्युत्पत्ति की जा सकती है। माना कि स्थिर दाब पर A को B में परिवर्तित करना है। A यहाँ प्रोडक्ट है, अभिकारक है। टेम्परेचर T1 पे B में कन्वर्ट हुआ उत्पाद या प्रोडक्ट बना T2। टेम्परेचर इज T2। माना कि हमें T1 तापक्रम पर A से आरंभ होकर उसे T2 तापक्रम पर B में परिवर्तित करना है। पुनः माना कि अभिकारक A की स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता CpA तथा उत्पाद B की मोलर ऊष्माधारिता CpB है। यह प्रक्रम निम्नलिखित दो प्रकार से कराया जा सकता है। प्रथम विधि, माना कि A B में परिवर्तित T1 पर कराया जाता है। इस प्रक्रम में ताप T1 पर अवशोषित ऊष्मा अभिकारकों तथा उत्पादों की संपूर्ण ऊष्मा के अंतर के बराबर होगा, अर्थात अवशोषित ऊष्मा Hb एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू डेल H1। अब उत्पाद B का तापमान T1 से T2 तक बढ़ाया जाता है। माना कि T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डेल T तापमान बढ़ाया गया। इस तापमान वृद्धि से दी गई ऊष्मा डेल Tp Cb के बराबर होगी। अतः प्रथम विधि से संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन निम्न होगा। ऊष्मा परिवर्तन बराबर होगा एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट दैट इज रिएक्टेंट प्लस डेल T हीट कैपेसिटी ऑफ B। सेकेंड विधि या द्वितीय विधि, इस विधि से पहले अभिकारक A का तापमान T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया जाता है, जिसके लिए डेल T CpA के बराबर ऊष्मा की आवश्यकता होगी, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ A। परिवर्तन A to B को अब T2 तापमान पर होने दिया जाता है, जिससे संपूर्ण ऊर्जा में परिवर्तन डेल Hb माइनस Ha डेल H2 होता है, अर्थात डेल H2 ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रकार द्वितीय विधि से संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन निम्न होगा। ऊष्मा परिवर्तन डेल H2 इज प्लस डेल T हीट कैपेसिटी ऑफ A। परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार दोनों विधियों में ऊष्मा परिवर्तन एक समान होना चाहिए। अतः इक्वेशन नंबर 2 देखो और इक्वेशन नंबर 3 देखो। मतलब हमने इक्वेशन नंबर 2 को प्रोडक्ट यूज़ करके किया था, इक्वेशन 3 को रिएक्टेंट। हम दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल H1 प्लस डेल T हीट कैपेसिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू डेल H2 प्लस डेल T इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ A। हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। डेल H2 माइनस डेल H1 divided by del T is equals to heat capacity of B minus heat capacity of A, और that is equals to del Cp। यह हमने चित्र से समझाया है आपको दो पदों में द्वारा ताप T1 पर अभिक्रम A तथा ताप T2 पर उत्पाद B में परिवर्तन। जहाँ यहाँ देखो A T2 से T2 में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ T1 से T2 में B में कन्वर्ट हो रहा है T1 पे।
जहाँ डेल Cp स्थिर दाब पर उत्पादों एवं अभिकर्मों की ऊष्माधारिता का अंतर है, समीकरण 4 को किरचॉफ समीकरण कहते हैं। यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो डेल यू, मतलब स्थिर आयतन पर होती है तो हम डेल ई या डेल यू यूज़ करते हैं, हम एनर्जी टर्म यूज़ करते हैं एंथैल्पी की बजाय। डेल यू टू माइनस डेल यू वन अपॉन डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल्स टू डेल सी वी। यहाँ डेल सी वी स्थिर आयतन पर उत्पादों एवं अभिकर्मों की ऊष्माधारिताओं का अंतर है। किरचॉफ इक्वेशन। The heat of reaction changes with change in temperature of a gas due to variation in its specific heat. The equation representing the variation of heat change of reaction with temperature is known as Kirchhoff equation. At constant volume, the heat of reaction del E is given by the relation del E is equals to E2 minus E1, where E2 is internal energy of product and E1 is internal energy of reactant. Differentiating the equation with respect to temperature, keeping volume constant, we get this equation. But we know del E upon del T is equals to Cv, that is heat capacity. Hence, we can replace the value of del E upon del T by Cv. So, it comes out to be Cv2, Cv1 and del Cv. Here, Cv2 is heat capacity of product and Cv1 is heat capacity of reactant. On integrating the above equation between the limits T1 and T2 and keeping in view that when temperature is T1, heat of reaction is del E1, and when temperature is T2, heat of reaction is del E2. We integrate in limits of T1 to T2, del E is equals to Cv dt. It comes out to be E2. Del E2 minus del E1 is equals to del Cv T2 minus T1. Similarly, heat of reaction at constant pressure is given by the relation del H is equals to H2 minus H1. Del H is H2 minus H1, where H2 is H1 are heat capacities or enthalpy of product and reactant respectively. Differentiating the equation with respect to temperature at constant pressure. In the same way, differentiate this del H with del T, we will get del H2 divided by del Tp minus del H2 del Tp. We can replace this del H upon del T by Cp, that is the heat capacity at constant pressure. We will get Cp2 minus C1 is equals to del Cp. Here Cp2 and C1 are the heat capacities of product and reactant respectively, or del H is equals to del Cp dt. Integrating the relation equation between temperature T2 and T1, we will get integrating, we get the equation number 5. Cp is T2 minus T1. The relation 3, 4 and 5 were first derived by Kirchhoff and are called Kirchhoff equation. These equations are used to calculate heat of reaction at given temperature, providing heat of reaction at some other temperature, and when the heat capacities of product and reactant are known. Students, this ends with our first unit, thermodynamics, and the second part of thermodynamics is thermochemistry. Now the important part is numericals. Students, हमारा आज प्रथम यूनिट थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी प्रथम समाप्त होता है। हमें इस पार्ट में सेकंड पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री में हमें न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम 2 लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, प्लस उसका आपको गूगल फॉर्म पे न्यूमेरिकल्स दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं।
और जो स्टूडेंट सॉल्व करेगा उनको उसका, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, पर उसका करेक्ट आंसर एंड उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा, पर ओनली टू दो स्टूडेंट्स विच ट्राई द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।